हेलो एवरीबॉडी, मैं पिंटू सर आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों पिछले कुछ क्लासेस में टेंस के बारे में आपको कुछ खास जानकारी दी गई, जिसमें से ना सिर्फ 12th लेवल पर बल्कि आपके कंपटीशन बेसिस पर कुछ एग्जाम्स सोल्व होंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने कल आपको चर्चा किया था डबल सब्जेक्ट पे, डबल सेंटेंस पे। तो मैं उसमें बताया क्या कि जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट का परफेक्ट यूज करते हैं और जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट का इंडेफिनिट। तो चलिए इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताया था जिसमें आफ्टर या बिफोर दोनों लग सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्पेशल, इसको कह सकते हैं VVI क्वेश्चन, यानी एक ऐसा VVI क्वेश्चन जो हमेशा आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, जो पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से हम कैसे समझेंगे कि बेझिझक एब्सोल्युटली करेक्ट हमको 2 नंबर प्राप्त करना है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है जो। तो चलिए पहले मैं आपको समझा दूं कि इसमें करना क्या होता है। तो आपने कल देखा था कल के क्लास में कि जो डबल सेंटेंस होते हैं, कौन से डबल सेंटेंस, तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो काम आपके होते हैं वो कितने तरह के, 2 तरह के। तो आपका जो फर्स्ट है एक क्या है, आपका सेकंड वर्क है। तो फर्स्ट वर्क के लिए आपको हमेशा यूज करना है क्या, हैड प्लस V3, जबकि सेकंड वर्क के लिए आपको एनी हाउ क्या यूज करना है, V2। हिंदी आगे से पीछे या पीछे से आगे रह सकता है, बट जो रूल्स अप्लाई करना है उसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो काम पहले हुआ है वो हैड से ही बनेगा और जो काम बाद में हुआ है वो आपका V2 से बनेगा। अब सेंटेंस को आगे से पीछे बनाएं या पीछे से आगे बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि हैड प्लस V3 और V2, इसके माध्यम से कैसे बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को पूछता है, तो इसके बारे में चर्चा करना है। साथ ही साथ आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में क्विकली बिना किसी झिझक के कैसे इसको अप्लाई करना होता है, कि कैसे हम बेझिझक कम समय में नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो चैनल को पूरा देखें ताकि आपको मार्क्स लाने में सहायता हो। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आपके स्क्रीन पे VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह कह रहा है कि VVI क्वेश्चंस फॉर 12th एग्जाम, यानी 12th के एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा और हर साल पूछता है, जिसको बोलते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, जो टेंस या टाइम एंड टेंस का भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न है उसमें मैं ये बता दूं कि जब भी अप्लाई करना होता है तो 2 टेंस का, या तो पास्ट के परफेक्ट का या फिर आज मैं पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर के परफेक्ट का। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रेन, यह सब्जेक्ट हो गया, डॉट 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 यानी खाली स्थान, द प्लेटफॉर्म बिफोर आई खाली स्थान, फिर लास्ट में कह रहा है द स्टेशन। और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक लीव यानी छोड़ना, LEAV ना कि LIV, और दूसरा रीच यानी पहुंचना। तो यहाँ पर यह देखना होता है कि सेंटेंस में कैसे करना होता है। तो चलिए इसको आप पहले जो नीचे दिया गया आपका ट्रिक है, ठीक ना, इस ट्रिक के माध्यम से समझें कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कम समय में आसानी पूर्वक कैसे बनाया जाता है। तो आपका ट्रिक नंबर 1 आ जाए कि अगर अगला पार्ट, ठीक ना, गिवन इफ द गिवन सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज ब्लैंक डॉट 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 एंड द सेकंड पार्ट इज ऑलवेज गिवन इन V2, देन द फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज हैड प्लस V3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला, और देखिए स्क्रीन पे आपको जो दिया गया ट्रिक नंबर 1, तो ट्रिक 1 में आपका दिया गया है कि पिछला पार्ट क्या भरा हुआ पहले से, V2, और अगला पार्ट क्या है, खाली स्थान है। जबकि आप दूसरा स्ट्रक्चर में देखें कि आगे है हैड प्लस V3, तो पीछे क्या है, डॉट डॉट यानी खाली स्थान। तो इन दोनों पैटर्न को आप क्लियरली समझ लें कि वैसा कोई क्वेश्चन, ठीक है, वैसा कोई क्वेश्चन जिसका पिछला पार्ट V2 पहले से दिया गया हो तो अगला पार्ट हर हाल में हैड प्लस V3 ही होगा। नंबर 2, अगर अगला पार्ट हैड प्लस V3 पहले से दिया गया हो तो पिछला पार्ट एनी हाउ V2 ही भराएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो दोनों खाली स्थान मैंने कर दिया है, लेकिन अप्लाई करना है आपको ये ट्रिक क्या अप्लाई करना है कि अगला पार्ट हैड प्लस V3। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है लीव, एक है रीच। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शन पहले दिया गया है वो
फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, और जो रिच दिया गया है वो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है। तो चलिए मैं इसका बनाता हूँ क्या, हेड प्लस V3 का स्ट्रक्चर से। क्या मैं बताया कि हेड प्लस V3। तो चलिए यहाँ पर आपका जो फिल अप द ब्लैंक्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हेड, और रिच का जो V3 आपका होता है वो होता है रिच्ड। यानी मैंने क्या भर दिया, हेड प्लस V3। पिछले पार्ट में आ जाइए, कह रहा है कि बिफोर आई, कल मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल स्ट्रक्चर कि पिछला पार्ट क्या होता है V2। सॉरी एक मिनट, मैंने जो ऑप्शन है वो गलत भर दिया। चलिए फिर समझिए, यहाँ पर यहाँ जो आपका दिया गया है रिच वो पिछला पार्ट का है, मैंने गलती से अगला पार्ट भर दिया, सो सॉरी। चलिए फिर समझिए कि द ट्रेन, अब यहाँ पर कह रहा है लीव, लीव मतलब छोड़ना, तो लीव का अगर हम बनाते हैं क्या V3, तो लीव का जो V3 होता है आपका होता है लेफ्ट। यानी अगला पार्ट क्या हम भर दिए, हेड प्लस लेफ्ट। अब पिछले पार्ट की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या दिया गया है, रीच, तो रीच मतलब पहुंचना, तो रीच का अगर हम बनाते हैं V2 तो क्या बनता है, रीच्ड। यानी पिछला पार्ट में जब हम भरेंगे तो क्या भर देंगे, रीच्ड। तो यहां से क्या मालूम चल गया कि आपका जो दिया गया स्क्रीन पर है ट्रिक, जो आपको येलो कलर से लिखा गया है क्या, ट्रिक, ट्रिक 1 और 2, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। अगर अगला पार्ट दिया गया है तो पिछला पार्ट ब्लैंक्स रहेगा, अगर पिछला पार्ट दिया गया है तो अगला पार्ट ब्लैंक्स रहेगा। और क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 पॉइंट पकड़ना होता है। पहला पॉइंट ये कि क्वेश्चन में हेड प्लस V3 दिया गया है या V2 दिया गया है। क्लियरली? तो यहां पर ध्यान क्या दिए कि अगला पार्ट था लीव, इसको हम पलट दिए हेड प्लस V3 यानी हेड लेफ्ट में, और जो पिछला पार्ट है रीच, ये कैसे पलट दिए V2 में। इट मीन्स कि इट इज चेंज इनटू रीच्ड। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 1 से 2 नंबर जो है आपको एग्जाम में एनी हाउ आना ही आना है। हाँ, क्वेश्चन कुछ और आ सकता है, उसके ऑप्शंस कुछ और आ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो हमेशा यही रहेंगे कि आगे हेड प्लस V3 और पीछे ओनली V2। क्लियर? तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो कि पास्ट का जो दिया गया है एक लास्ट है, नंबर 4, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट का लास्ट कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पहचान क्या होता है, तो पहचान की बात करते हैं तो इसमें पहचान आपका रह जाएगा, सबसे पहले आगे लगाएंगे ता, रहा, था, एक हो गया। फिर लिख सकते हैं ती, रही, थी। फिर लिख सकते हैं कि ते, रहे, थे। और इन सभी के साथ हम प्रयोग कर देंगे किसका, समय का। तो बच्चों इस टॉपिक के बारे में हम पहले चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर चुके थे। ध्यान दें, जब प्रेजेंट पढ़ा रहा था तो उसका बेसिक क्या था स्ट्रक्चर, है, हो, हूं। तो क्या पहचान हो गया था, ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं प्लस टाइम। बट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे प्लस टाइम। टाइम के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल से समझा चुका हूं कि टाइम 2 तरह के होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। सेम वही रूल यहां पर अप्लाई करना है कि कहां कहां सिंस, कहां कहां फॉर। तो चलिए देखते हैं हम इसका एक स्ट्रक्चर नंबर A, जिसका नाम दिया है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड। मैंने कल के क्लास में हेड के बारे में चर्चा किया था कि हेड एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो एनी सब्जेक्ट्स, इफ द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, बोथ आर ओनली यूज्ड विद हेड। लेकिन यहां पर आपको यूज करना है क्या, साथ में बिन, यानी हैड बिन, जिसको हम हैड प्लस बिन भी लिख सकते हैं। साथ में आपको अप्लाई करना है क्या, V4, जिसको कि मैं बता चुका हूं कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म। इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड भी कर सकते हैं। साथ में दिया गया ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस ऑफ फॉर्म, जिसका अप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। इफ द गिवन टाइम इज indefinite then we always use for, but if the given time is definite, it means point of time, then we always use since। वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। नंबर 1, द विलेजर्स यानी ग्रामीण लोग, हैड बिन, यहाँ देखिए हैड, ग्रामीण लोग यहाँ पर दिया गया प्लूरल है, इस प्लूरल होने के बाद भी क्या लगा, हैड, क्योंकि सबके साथ हैड। प्लस बिन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, आपको देखिए यहाँ दिया गया सिंस साथ में मंडे, तो आपको जो मंडे है वो क्या है, नेम ऑफ डेज। तो मैंने बताया था कि किसी भी सप्ताह का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम के साथ क्या लगता है, सिंस।
तो यहाँ क्या हो गया कि ग्रामीण लोग सोमवार से बाजार जाते रहे थे। नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, द बेबी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मिनट्स। बच्चा 5 मिनट से, ठीक है, 5 मिनट से दूध पीता रहा था। तो इस तरह से हम समझ गए कि हैड विल लगाने के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म बनता है, जिसका क्या होता है, ता रहा था। और अगर यहीं पर हम क्या करेंगे कि हैज बीन या हैव बीन कर देंगे तो कहां चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, ता रहा है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस, जो कि आपका टेंस का लास्ट टॉपिक है। फ्यूचर टेंस मैं चर्चा कर चुका था कि टेंस 3 तरह के, जिसमें से प्रेजेंट का पूरा क्राइटेरिया खत्म, पास्ट का पूरा आइडेंटिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल सब खत्म। अब यहाँ पर आ जाइए एक लास्ट, जिसका नाम दिया गया क्या, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो जैसा कि नाम है भविष्य, यानी फ्यूचर में होने वाला चीज अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में कंप्लीट होगा। तो इस समय को समझने के लिए आप समझें कि कैसे किसी काम को फ्यूचर में किया जाता है और उसको टेंस में ढाला जाता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हो गया कि व्हेन एनी वर्क इज डन, व्हेन एनी वर्क इज डन इन फ्यूचर टाइम। अगर कोई समय भविष्य के काल में या आने वाले समय में पूरा होगा तो वैसे काम को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। तो समझें यहां पर आपका दिया गया फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य का समय। तो इस भविष्य के समय में होने वाले काम को ही क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। अब बात रहा है इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स का। जैसा कि आप प्रेजेंट का बेसिक, पास्ट का बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह से आपको अप्लाई करना है क्या, फ्यूचर का बेसिक। तो देखिए फ्यूचर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका 3 पार्ट है। पहला रह सकता है गा, दूसरा गे और तीसरा गी। बस यही 3 जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो आपके फ्यूचर पे अप्लाई किए जाएंगे। जैसे है, हो, हूँ प्रेजेंट का, था, थे, थी पास्ट का, ठीक उसी तरह से, ठीक है, ठीक उसी तरह से गा, गे, गी फ्यूचर का। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, देन वी कैन से दैट देयर आर 4, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट के 4 भेद, पास्ट के 4 भेद, ठीक उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भेद। कंप्लीट। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपका नाम दिया गया है। तो मैं बच्चों पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि तीनों टेंस में 4 पार्ट होते हैं, यानी 12 पार्ट। तो वारों का जो नाम है वो सेम है, सिर्फ कैटेगरीज वाइज उसके अगले पार्ट में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से प्रेजेंट के 4 भेद, पास्ट के 4 भेद, ठीक उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भेद। नंबर 1 इंडेफिनिट, जिसे सिंपल भी कहा जा सकता है। नंबर 2 कंटिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी कहा जा सकता है। नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए यहां से हम आज टॉपिक जो है आपका फ्यूचर का, उसमें पहले टॉपिक जो बढ़ते हैं जिसका नाम दिया गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ना होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, चलिए इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया गया है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। तो जो बेसिक पहचान फ्यूचर का है, सेम वही पहचान फ्यूचर के इंडेफिनिट का होता है। यानी यहाँ पर आप पहचान लिखेंगे गा, गे और गी, यानी यही 3 पहचान आपका बेसिक फ्यूचर का और बेसिक है किसका, फ्यूचर के इंडेफिनिट का। बात करते हैं स्ट्रक्चर का, तो सब्जेक्ट के साथ सेल और बिल। अब ध्यान दें जरा सेल बिल पे, ये है क्या। तो सेल बिल का आपका 2 क्राइटेरिया होता है, जो मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो सेल बिल आपका ए भी है, मतलब एक्सुलरी वर्ब, सहायक क्रिया। और चाहें तो इसको दूसरे फॉर्म में हम एम भी, मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं। क्या एम भी मतलब MODAL, मॉडल वर्ब, आधुनिक क्रिया। तो सेल और बिल अभी के इंग्लिश के अनुसार इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, या 2 तरह से कह सकते हैं। इट मीन्स कि वी कैन से दैट सेल और विल इज ए मॉडल वर्ब और एन एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। और सेल बिल के साथ ध्यान दें कि सेल बिल के साथ जब भी लगता है तो कौन सा लगता है, वर्ब का पहला रूप। जिस तरह से था ना डू के साथ V1, उसी तरह से सेल बिल के साथ हमेशा V1, साथ में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझें कि कैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर जो दिया गया है नोट्स वो समझना होगा, क्योंकि हर एक्सुलरी वर्ब का
जो प्रयोग होता है वो अलग अलग होता है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इफ द गिवन सब्जेक्ट इज सिमिलर देन सम अदर डिफरेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड, बट सम अदर subjects are similar then it also used the different auxiliary verb। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डू डज का प्रयोग अलग हुआ था उसी तरह से शैल विल का प्रयोग भी अलग होता है। तो जैसे समझिए, पहले जनरली यहाँ पर आपको दिया गया है कि आई के साथ हमेशा शैल, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि एम ओनली फॉर रिजर्व फॉर आई, उसी तरह से शैल इज ऑलरेडी रिजर्व ओनली फॉर आई, यानी आई के साथ क्या लगता है शैल। एक्सेप्ट आई ऑल सब्जेक्ट्स आर यूज्ड विथ विल इन द फ्यूचर टेंस। आई रिपीट इट, आई इज यूज्ड विथ शैल, एक्सेप्ट आई ऑल सब्जेक्ट्स बोथ सिंगुलर और प्लूरल आर ऑल्सो यूज्ड विथ विल इन द फ्यूचर टेंस। यानी फ्यूचर टेंस में आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे और आई को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट बचे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ केवल विल लगाएंगे पूरे फ्यूचर में, ना कि सिर्फ फ्यूचर के इंडेफिनिट में। फ्यूचर का 4 पार्ट, चारों फ्यूचर में यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ ध्यान दें नीचे कि बट इन एनी स्पेशल केस, लेकिन कोई खास अवस्था में, किसी खास कंडीशन में हम चाहें तो शैल के जगह पर बिल और बिल के जगह पर शैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक फॉर्मल कैजुअली एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डिफिनिट होने का बात करता है। चलिए कैसे ऐसे अप्लाई करना होता है तो समझें। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ हिंदी में कि वह विद्यालय जाएगा, ओके, वह विद्यालय जाएगा, और एक बोलते हैं कि वह अवश्य विद्यालय जाएगा। तो ध्यान दें कि फ्यूचर में होने वाला कोई भी काम डिफिनिट नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा कोई जानता नहीं है, क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो वह विद्यालय जाएगा, ये एक फ्यूचर का वाक्य है जिसमें से डिफिनिट वाक्य पता नहीं चल रहा है कि वो विद्यालय जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वह मतलब ही, तो ही के साथ बिल। लेकिन अगर उसको हम ऐसे बोल दें कि वह अवश्य विद्यालय जाएगा, तो यहाँ पर फ्यूचर के काम को डिफिनिट बनाया जा रहा है कि नहीं वह अवश्य विद्यालय जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है कि जहां पर लगता है बिल वहां करते हैं शैल। इट मीन्स कि अगर वह विद्यालय जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, लेकिन वह विद्यालय अवश्य जाएगा तो ही शैल गो टू स्कूल। समझे? तो जनरली आपको क्या यूज करना है कि आई के साथ शैल, बाकी सबके साथ बिल, लेकिन स्पेशल केस में आई के साथ बिल और बाकी सबके साथ शैल। क्लियर? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। जैसे यहाँ देखिए, आई शैल डू इट, मैं इसे करूंगा। ठीक है, क्या हुआ पहचान, गागेगी, तो मैं इसे करूंगा, तो आई के साथ आपका क्या लग गया शैल। नीचे देखिए कि इंडिया विल लर्न ए लेसन टू पाकिस्तान, यहाँ पर हम लर्न के जगह पर टीच का प्रयोग भी कर सकते हैं कि टीच ए लेसन टू पाकिस्तान। तो टीच ए लेसन इज ए फ्रेज, या लर्न ए लेसन इज ए फ्रेज। लर्न ए लेसन और टीच ए लेसन इज ए फ्रेज। द हिंदी मीनिंग ऑफ टीच ए लेसन मीन्स सबक सिखाना। अब क्या हो यहाँ पर कि इंडिया विल लर्न ए लेसन या टीच ए लेसन टू पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इंडिया, ये जो आपका हो गया एक सिमिलर सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया बिल, लेकिन यहाँ पर जो आई दिया गया है तो क्या अप्लाई कर दिया शैल। क्लियर? तो इसी तरह से हम ये सीख लिए बच्चों की कैसे फ्यूचर में कहाँ पर लगाना है शैल, कहाँ लगाना है बिल। तो पूरे फ्यूचर में आप आई के साथ शैल लगाएंगे और बी के साथ और या फिर और सब्जेक्ट के साथ बिल लगाएंगे। हालांकि अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश जनरली ऑलवेज यूज इज विल नॉट अ शैल। आज के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो स्पोकन स्किल्स हैं उसमें ज़्यादातर व्यक्ति और ज़्यादातर सब्जेक्ट में बिल का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे आई विल गो टू स्कूल, आई विल हेल्प यू, इस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके साथ कि अगला टॉपिक क्या है। तो आपका जो अगला टॉपिक दिया गया है नंबर 2, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब रहा रही रहे, इट मीन्स V4। तो चलिए इसका जो बेसिक पहचान है वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले रहा होगा, या कह सकते हैं रही होगी, या फिर कह सकते हैं रहे होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप समझ लिए कि कंटिन्यूअस
प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, एनी हाउ रहा, रही, रहे लगता ही लगता है। अब सवाल रहा प्रेजेंट का तो है के साथ, पास्ट का तो था के साथ, और फ्यूचर का तो गागे गी के साथ। जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं तो रहा है, पास्ट की बात करते हैं तो रहा था, और फ्यूचर की बात करते हैं तो रहेगा या रहा होगा। क्लियरली? तो चलिए इसका हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, साथ में आपका लग गया है BEB। तो ध्यान दें किसी किसी बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि शैल बी और नहीं तो विल बी, तो इसको आप इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ में कंटिन्यूअस को शो करने के लिए हमेशा V4, लास्ट में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जैसा कि अप्लाई करते आ रहे हैं आप लोग। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि द CM मतलब चीफ मिनिस्टर, द CM विल बी हेल्पिंग द विक्टिम्स। समझिए विक्टिम्स के बारे में, विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, यानी किसी चीज़ से ग्रसित, ठीक है, कोई बीमारी, कोई एंडेमिक, इस तरह से जो उसमें ग्रसित लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्टिम्स। द विक्टिम्स ऑफ कोरोना वायरस, या जिसको कहते हैं COVID-19, यानी CM यानी मुख्यमंत्री कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को क्या करेगी? सहायता कर रही होगी। क्लियरली? तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से नंबर 3 आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हालांकि देखिए बच्चों आपको मन में ऐसा लग रहा होगा कि जो 10th का क्लासेस है काफ़ी लंबा चल रहा है, तो इसमें मेन सीखने की बात यह है ना कि अगर आप पूरे टेंस को क्लियरली समझ लेते हैं, टेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, आइडेंटिफिकेशंस है, तो आई थिंक आपको किसी और आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप ऐसा समझिए कि द बैकबोन है, बैकबोन होता क्या? रीढ़ की हड्डी। द बैकबोन इज द मेन पार्ट या स्टैंड या पिलर ऑफ आवर होल बॉडी, यानी जिस तरह से एक मनुष्य के शरीर में एक बैकबोन जो होता है एक पिलर का काम करता है। आप देखते होंगे कि जब कोई घर बनता है तो पिलर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है आज के समय में। क्यों? क्योंकि पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम घर को कितना हाइट ले जाएं, कितना ऊंचा ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर आप टेंस के सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स को, उसके पहचान को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उस पर ग्रिप पकड़ते हैं, तो आई होप दैट कि आगे आने वाला सारा जो चैप्टर्स हैं, जैसे नरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉइस, डिग्री और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उसका जो मेन बेस है आपका टेंस ही है। इसी कारण मैं टेंस पर विशेष ध्यान देता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। आपको एक मैं अच्छी बात बताता हूं कि जैसे समझिए कि जनरली खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों का ये ऐसा हाल होता है कि 10th तक का जो इंग्लिश है वो कंपलसरी नहीं है, स्कूल्स में पढ़ाए नहीं जाते हैं, बच्चे इस पर फोकस भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही पहुंचता है इंटर में 11th 12th तो आपको इंग्लिश कंपलसरी कर दिया जाता है 100 मार्क्स का। तो जरा यहाँ पर सोचिए कि जिसका बेसिक कमजोर है और 11th 12th का इंग्लिश पढ़ना होता है तो का सामना करना पड़ता है, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। और जब वो इंटरफेस कर लेते हैं किसी तरह से तो वहाँ कहाँ पहुँचते हैं? कंपटीशन बेसिस पे। तो कंपटीशन बेसिस पे जो इंग्लिश होता है वो और टफ हो जाता है, वो और थोड़ा हाईली सिलेबस का हो जाता है। तो अब सोचिए जिस बच्चों का बेसिक कमजोर रहेगा उसे डायरेक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन पे या किसी पेड़ पर चढ़ा दिया जाए तो कैसा लगेगा? वही समस्या होता है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों का कंपटीशन में कि उसका जीके, मैथ, रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट मार कहाँ खाता है? तो इंग्लिश में। तो मैं चाहता हूं कि आप सही बच्चे इंटर से ही आप इस बेस को इतना मजबूत कर लें कि आगे आने वाले कंपटीशंस में कहीं पर दिक्कत ना हो। तो इसी कारण मैं आपको यहाँ समझाता हूं नंबर 3, जिसका नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं बताता हूं, बार बार बता रहा हूं शुरू से ही कि परफेक्ट के लिए हमेशा कौन सा फॉर्म? वर्ब का तीसरा फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो चलिए इसका पहचान देखते हैं। सबसे पहले पहचान आपका होगा चुका होगा, या कह सकते हैं चुकी होगी, या कह सकते हैं चुके होंगे। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रहे कि इस चुका होगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चुकेगा, या फिर ये जो आपका दिया गया है चुकी होगी इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट हम चुकेगी, या फिर इसे लिख सकते हैं चुकेंगे। तो ये जो आपका 6 पहचान हो गया वो हो गया फ्यूचर के परफेक्ट का। चलिए हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर। नंबर ए जिसका दिया गया है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव। अब ध्यान दें यहाँ पर हैव के बारे में। तो
तो जनरली क्या आता है कि बहुत से बच्चे गलती से इसके पर हैज भी लगाते हैं कि बिल के साथ हैज और सेल के साथ हैव, लेकिन ऐसा नहीं करना है। करना क्या है आपको कि बिल हो या सेल हो, हमेशा जब भी लगना है तो हैव ही लगेगा, HAV केवल हैव, ना कि हैज ना कि हैड। ओके, तो ध्यान देंगे कि सेल के साथ भी आपका लगता है क्या, सेल के साथ भी आपका लगता है हैव और बिल के साथ भी लगता है हैव, और हैव के साथ ऑलवेज V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया कि ऑल स्टूडेंट्स विल हैव सोल्व्ड दिस प्रॉब्लम, यानी सभी विद्यार्थी इस समस्या का समाधान कर चुकेंगे या कर चुके होंगे। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं कि विल हैव प्लस सोल्व्ड, तो सोल्व्ड क्या हो गया आपका V3। इट मींस कि वी कैन प्रूफ दैट कि विल हैव और शैल हैव इज ऑलवेज यूज्ड विथ V3। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक स्पेशल नोट्स। ठीक है, एक स्पेशल नोट्स जो कि आप समझिए इस तरह से कि आपके कल के लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर 5 में या लेक्चर 5वां क्लास में आपको यह बताया गया था कि कैसे पास्ट के परफेक्ट में किसी डबल सेंटेंस को कंबाइन करके एक बनाया जाता है। सेम वही प्रोसेस, सेम वही रूल आपको फ्यूचर के परफेक्ट में अप्लाई करना होता है, बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंस। आई रिपीट इट, पास्ट एंड परफेक्ट में क्या था कि बोथ सेंटेंसेज आर पास्ट, द फर्स्ट पार्ट इज पास्ट परफेक्ट एंड द सेकंड पार्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, बट टुडे इज डिफरेंट। आज का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो बेसिक रूल है वो सेम है। जैसे समझिए, डबल वर्क वाले स्ट्रक्चर्स में नियम क्या होता है कि इफ द गिवन सेंटेंस हैज टू पार्ट्स या टू वर्क्स, इफ द गिवन सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, देन द फर्स्ट वर्क इज अप्लाइड विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट मीन्स विल हैव, शैल हैव प्लस V3, बट द सेकेंड पार्ट इज डिनोटेड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट। इस बात पर ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स कि V1 और V5 फॉल। तो चलिए समझिए इसको कि यदि किसी दिए गए सेंटेंस में दो वाक्य हो या दो काम पूरे हो रहे हो, तो जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेट भी पहले करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब विल हैव या शैल हैव प्लस V3 के साथ। लेकिन जो काम बाद में होते हैं उसका ट्रांसलेशन हम पीछे बनाते हैं, किसके साथ? प्रेजेंट के इंडेफिनिट मीन्स V1 और V5 के साथ, मतलब S और ES फॉर्म के साथ। तो प्रेजेंट मैं पहले पढ़ा चुका हूं, सेम वही प्रोसेस को यहां पर अप्लाई करना होता है। तो चलिए समझिए यहां पर कि आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है डबल सेंटेंस, ठीक ना, डबल सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस, एक ही पार्ट, सॉरी एक ही सेंटेंस, लेकिन कितना सेंटेंस? दो सेंटेंस। तो देखिए आपका जो फर्स्ट वर्क है और एक क्या है? सेकंड वर्क है। ऐसा क्वेश्चंस, ऐसा प्रॉब्लम्स, ऐसा स्ट्रक्चर मैं कल बता चुका हूं। सेम वही प्रोसेस आज अप्लाई करना, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो पास्ट का इंडेफिनिट था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाता है। देखिए तो यहाँ पहला जो वर्क है, मतलब जो काम पहले पूरा होता है, उसको कहाँ रखना है? फ्यूचर के परफेक्ट के साथ। यानी हम इस फ्यूचर के परफेक्ट को चाहे तो इस तरह से विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 से शो कर सकते हैं, जबकि आपका जो पिछला काम है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे हम बोलते हैं सेकेंड वर्क। तो आपको जो सेकेंड वर्क है किससे अप्लाई करना है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट से। इट मीन्स कि यहाँ पर हम V1 और V5 अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखिए ये जो आपका दिया गया है यहाँ से लेकर के आपको जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ तक, ये आपका कौन सा काम हो गया? फर्स्ट काम। और बाकी जो नीचे में दिया गया है ये जिसे मैंने अंडरलाइन किया, ये आपका कौन सा काम है? सेकंड काम। तो आप स्ट्रक्चर अप्लाई करें चाहे रूल्स अप्लाई करें, बात एक ही है। तो मैंने क्या होता है कि फर्स्ट वर्क फ्यूचर के परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है कि शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। बाकी जिस चर्चा मैंने कल किया था आफ्टर और बिफोर के बारे में, कि अगर क्वेश्चन का हिंदी रहे के पहले तो बिफोर, और अगर रहे के बाद तो क्या लगाना है? आफ्टर। यानी we can say that if the given sentence has two parts, then we use after or before to combine two sentences। यानी दोनों सेंटेंस को अगर आपस में जोड़ना है तो हम आफ्टर या बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपका कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। किसके लिए? फर्स्ट वर्ड के लिए, प्लस आफ्टर और बिफोर कॉम्बिनेशन के लिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो कि आपको सेकंड काम के लिए।
क्लियर? तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल है कि द वेल विल हैव रंग। पहले समझिए रंग के बारे में। तो आप समझ लीजिए कि RING रिंग जो कि आपका V1 है, मतलब घंटी बजना। तो आपका जो V1 है यहाँ पर रंग यूज किया गया किस रूप में? भित्री के रूप में। बिफोर आई रिच, अब समझिए रिच के बारे में। तो जो रिच आपका हो गया क्या हो गया? V1। तो क्या बन गया कि मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकेगी। ठीक है, मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकेगी। अब जरा ध्यान दें कि ट्रांसलेशन में कहां पर दिक्कत होता है। एक क्वेश्चन आता है कि मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, मीन्स पास्ट परफेक्ट। और एक होता है कि मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकेगी, मतलब हुआ नहीं बट एक प्रिडिक्शन है, एक अनुमान है। तो ऐसे सेंटेंस में सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि अगर चुके थी तो हैड प्लस V3 आगे और V2 पीछे, और चुकेगी तो विल हैव प्लस V3 आगे और V1 पीछे। लेकिन ऐसे नहीं होगा बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतना पैटर्न से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप घर पर प्रैक्टिस करें, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है उस बुक से क्वेश्चन बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, खुद एग्जाम्पल लें और समझने की कोशिश करें कि कौन सा वर्ग फर्स्ट है, कौन सा वर्ग सेकंड है, कौन सा क्वेश्चन पास्ट के परफेक्ट का है डबल सेंटेंस या फ्यूचर के परफेक्ट का डबल सेंटेंस। बाकी मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो प्रॉब्लम्स हो आप मेरे टेलीग्राम से या मेरे कमेंट से या फिर चाहे तो मेरे नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करके इतना परफेक्ट बन जाएं, इतना स्ट्रांग बन जाएं कि कोई क्वेश्चंस, कोई स्ट्रक्चर्स कहीं से भी रहे तो आप क्लियरली बना सकें। ओके, अब यहां पर आप देखें कि जिस तरह से मैंने बताया था आज के क्लास के स्टार्टिंग में कि VVI क्वेश्चन फॉर 12th एग्जाम, तो यहाँ पर जो 12th एग्जाम का क्वेश्चन है वो 2 पैटर्न से पूछता है। तो क्या कौन कौन सा पैटर्न है जो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। आपका जो पहला पैटर्न है वो रहेगा पास्ट का परफेक्ट, और जो आपका दूसरा पैटर्न है वो आपका क्या रहेगा? फ्यूचर का परफेक्ट। दोनों में 2 पार्ट रहता है, डबल सेंटेंस के दोनों में क्या? 2 पार्ट। तो पहला पार्ट जो होता है आपका हैड प्लस V3 और यहाँ होता है V2। जब इसकी बात करते हैं तो पहला पार्ट आपका बिल या सेल प्लस हैव प्लस V3, जबकि दूसरा पार्ट जो होता है V1 और V5। तो जहाँ ये जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि पास्ट का परफेक्ट में 2 पार्ट और फ्यूचर का परफेक्ट में 2 पार्ट, किसके लिए? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए जिसमें 2 पार्ट अलग अलग हो। तो बस यही रूल आपको अप्लाई करना है कि पास्ट वाले में अगला पार्ट हैड प्लस V3, तो फ्यूचर वाले में अगला पार्ट क्या? विल हैव प्लस V3। जबकि पास्ट में पिछला पार्ट V2, तो फ्यूचर में पिछला पार्ट क्या? V1 या V5। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है जो आप कॉपी पे अपने या नोटबुक पे VVI कर सकते हैं। VVI इसलिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो पहला बताया VVI और ये दोनों जो VVI क्वेश्चंस है कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं और अभी भी पूछते हैं कि अगला पार्ट अगर खाली स्थान है तो पीछे क्या दिया रहेगा, या पिछला पार्ट खाली स्थान है तो आगे क्या दिया रहेगा। यानी एनी हाउ किसी एक पार्ट में पहले से दिया रहेगा और दूसरे पार्ट को फिलअप करना होगा। तो इसको समझने के लिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है ट्रिक, इसको अप्लाई करें आप। आपका ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पिछला पार्ट V1 V5 दिया गया है तो आपको यहाँ पर हर हाल में क्या भरना होगा? शुरू में भरना होगा बिल या सेल के साथ हैव प्लस V3। दूसरा तरीका कि अगर अगला पार्ट दिया गया है पहले से तो जो आपका पिछला पार्ट है यहाँ क्या भराएगा? या तो V1 या V5। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके 2 हो गए और दोनों काफी VVI हैं। ठीक है, पास्ट के परफेक्ट में ऐसा बताया क्वेश्चन और फ्यूचर के परफेक्ट में। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि द क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट? तो एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं कि अगर क्वेश्चन का अगला पार्ट हैड प्लस V3 है, इट मीन्स कि द गिवन सेंटेंस इज डिनोटेड एज पास्ट परफेक्ट। तो पिछला पार्ट आप क्या भरोगे? V2। और अगर किसी पार्ट का पिछला पार्ट ये दे दे कि V1 और V5, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन किसका होगा? फ्यूचर के परफेक्ट का। तो अगला पार्ट क्या भर देंगे? सेल हैव या विल हैव प्लस V3। यानी एनी हाउ आपको एक पार्ट दे करके ये शो कर दिया जाएगा कि द गिवन सेंटेंस हैज पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट।
तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि ये 2 टॉपिक्स पर आप विशेष ध्यान दें ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर ना छूटे। क्लियरली इस पार्ट्स को आप घर पर तैयार कर लेंगे ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें दिया गया है एक लास्ट टॉपिक, ठीक ना, जो फ्यूचर का एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं पहले ही पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा कर चुका हूँ, उसका सारा पहचान, स्ट्रक्चर्स, उसमें आने वाले नोट्स, एग्जाम्पल्स बता चुका हूँ। हाँ, सवाल ये रहा कि आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैं खुद आपको 6 स्ट्रक्चर्स यानी ABCDEF सबका स्ट्रक्चर्स लिखा, एग्जाम्पल्स दिया, समझाया। लेकिन मेरे उतना करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एनर्जेटिक नहीं होगे, आप कुछ सीखने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, एक्साइटेड रहिए। तो पिछले कुछ क्लासेस मैंने सिर्फ एक मेन फॉर्मेट जो होता है नंबर A अफर्मेटिव, मैंने अफर्मेटिव खुद लिख दिया, समझा दिया। बाकी आई होप दैट हर बच्चे इसे कंप्लीटली घर में होमवर्क के रूप में नंबर BCDEF को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा आप सीख नहीं पाइएगा कि नंबर B निगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, WH प्लस निगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो ये सीखना होगा, क्योंकि यही चीज़ आपको फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं क्या, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जिस तरह से प्रेजेंट वाले में समय लगा, पास्ट वाले में समय लगा, तो फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय लगता है। तो इसका आपका जो पहचान हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा ता रहा होगा, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा ती रही होगी। तीसरा हो जाएगा ते रहे होंगे। और इन सब के साथ हम चाहें तो समय का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए तो पहचान कितना आसान हो गया। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो ता रहा है, पास्ट की बात करते हैं तो ता रहा था, और जब फ्यूचर की बात करते हैं तो ता रहा होगा। यानी जो बेसिक है हमको वो छोड़ नहीं रहा है, जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे प्रेजेंट का है, पास्ट का था और फ्यूचर का गागेगी। तो सारे क्या देखें कि सारा जो स्ट्रक्चर्स है सब सेम है, जो सारा पहचान है वो भी सब सेम है। सिर्फ टेंस के चेंज होने पर स्ट्रक्चर्स में और उसके आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा बारीकी चेंजिंग करना होता है। बाकी सारा जो फॉर्मेट है, जो बेसिक फॉर्मेट है, पूरे टेंस का, पूरे स्ट्रक्चर का सेम चलता है। तो चलिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक्स में समय का। हालांकि इस समय के बारे में मैं प्रेजेंट पास्ट दोनों में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फ्यूचर में चर्चा इसलिए करना होगा क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है, कैसे है, उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी नंबर A। तो सबसे पहले देगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। तो चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बिन का। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रेजेंट हम पढ़े थे, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैज हैव के साथ बिन लगा था। जब पास्ट पढ़े तो हैड के साथ बिन लगा था, और जब फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो शैल विल हैव के साथ क्या लग रहा है, बिन। और तीनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि बिन के साथ क्या लगता है, हमेशा भी फोर। तो कभी कभी MTS के एग्जाम में ये चीज़ पूछते रहता है कि शैल हैव विल हैव, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हैव समझ के क्या करते हैं, साथ साथ में V3 का प्रयोग करते हैं। तो V3 कब होगा, जब बिन नहीं होगा तब। इस पर आपको ध्यान दें कि SSC का जो MTS होता है, जो छोटा सा एक आसान सा क्वेश्चन पूछता है, ट्रिकली क्वेश्चन पूछता है कि अगर क्वेश्चन में रहा बिल हैव बिन, ठीक है, बिल हैव बिन या शैल हैव बिन, तो हमेशा V4 लगेगा। लेकिन बिल हैव रहेगा या शैल हैव रहेगा तो V3 लगेगा। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन खाते हैं हैव को लेकर के, क्योंकि माइंड पहले से हम लोग का सेटअप है, पहले से मेकअप है कि हैव के साथ हमेशा V3। तो हैव के साथ V3 लगता है, लेकिन बिन रहने पर बिन रहने पर क्या लगता है, V4। और ऐसे हम नाम देखें कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में पहले बता चुका हूं कि कंटिन्यूअस के साथ क्या लगता है, तो हमेशा V4। अब हम चर्चा यहाँ पर करते हैं जो आपका देगा फॉर और फ्रॉम। हम अभी चर्चा कर रहे थे टाइम के बारे में। तो देखिए आपको जो पढ़ाए हैं पिछले 2 टॉपिक्स, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैंने क्या बताया कि निश्चित के लिए जो होता है क्या, सिंस, और अनिश्चित के लिए होता है फॉर। सेम यही प्रोसेस पास्ट में भी कि निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, आपका आ रहा है फ्रॉम। तो जरा समझने पहले फ्रॉम है क्या, कुछ नहीं, थोड़ा समझिए इसको पहले आप।
कि फ्रॉम जो आपका है ओनली फॉर फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। इसको डायग्राम से समझे, आप क्लियरली समझ लेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि समय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निश्चित समय, एक होते हैं अनिश्चित समय। इट मीन्स कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम। द नंबर वन इज पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स इट डिनोटेड एज डेफिनेट टाइम, एंड नंबर सेकेंड इज पीरियड ऑफ टाइम, इट्स डिनोटेड एज indefinite time. Again, the point of time is denoted as since in the present or future tense, but period of time is denoted as for in the present or future time. But what is the differences between present, past और future? प्रेजेंट और पास्ट में दोनों रूल सेम चलता है, लेकिन जो फ्यूचर में क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए जहां पर सिंस लगता था, अब सिंस के बदले हम फ्रॉम, FROM, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। हिंदी में कोई अंतर नहीं आएगा, हिंदी वही रह जाएगा से। सिर्फ फ्यूचर को डिनोट करने के लिए सिंस के बदले क्या लग जाएगा, फ्रॉम, FROM। बाकी जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए फॉर का प्रयोग ही करना होता है। तो समझिए इसको, आपका स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। कब? जब हम फ्यूचर को शो करेंगे तब। लेकिन आप यहां देखिए नोट में नीचे दिया गया है कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो निश्चित के लिए हमेशा सिंस और फ्यूचर के लिए क्या लगता है, फ्रॉम। यानी जो सिंस था प्रेजेंट पास्ट के लिए वो फ्यूचर के लिए पलट जाता है कुछ में, फ्रॉम में। तो चलिए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। दिया गया है माई मदर बिल हैव बिन, यहाँ देखिए बिन आ गया तो ये मैं समझिए कि हेल्प्ड होगा, क्या होगा, हेल्पिंग, यानी V4 यानी ING फॉर्म, हेल्पिंग मी फॉर 5 डेज। अब देखिए यहाँ पर फॉर 5 डेज, क्योंकि जो 5 डेज है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो देन बी यूज फॉर। बट सपोज दैट कि इस पार्ट्स को चेंज करना है, तो हम ऐसे कर दें, मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम करते हैं MORNING, मॉर्निंग, तो द गिवन टाइम मॉर्निंग इज डिनोटेड एज पॉइंट ऑफ टाइम, देन वी यूज नॉट फॉर, इट मीन्स कि इट इज डिनोटेड एज फ्रॉम। तो बच्चों आप समझ लिए होंगे कि फ्रॉम का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। जहां जहां पहला पढ़ा था सिंस, वहां पर फ्यूचर में क्या लग जाएगा, फ्रॉम। बाकी फॉर का जो रूल है वो सेम चलता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो टॉपिक्स है फ्यूचर का वो हो गया फिनिश। तो बच्चों आज के क्लास में आपने क्या सीखा कि किस तरह से हम टाइम का प्रयोग करते हैं, और स्पेशली दो स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बताया, फिल इन द ब्लैंक्स, उस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पास्ट के परफेक्ट का डबल सब्जेक्ट सा, या फिर फ्यूचर के परफेक्ट से डबल सेंटेंस का। तो इस बेसिस टॉपिक पर ध्यान देंगे। जबकि आपका जो फ्यूचर है इस तरह से क्या हुआ, आपका टॉपिक फिनिश हो गया। लेकिन मैं शुरू में चर्चा किया था क्या, टाइम एंड टेंस। तो आई होप दैट कि बच्चों आज के क्लास में आप एंजॉय कर रहे होंगे फ्यूचर को लेकर के। तो मैं चाहता हूं कि आज अपना जो होमवर्क है पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर कंप्लीट कर लें, ताकि कल के लेक्चर में जब मैं आपको टाइम को ऐड कर दूं, मीन्स टेंस, टाइम एंड टेंस, तो आप जान रहे हैं कि टाइम के ऐड करने पर टेंस में कुछ चेंजिंग आते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदी चेंजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर चेंजिंग। तो कौन कौन सा चेंजिंग आता है टाइम के ऐड करने पे, उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, उसका हिंदी क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको कल के क्लास में दूंगा। तो इस तरह से आप मेरे साथ बने रहें ताकि कल का क्लास और एंजॉय करें। क्योंकि अभी अगर 12th के बोर्ड के अनुसार देखा जाए तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर पूछने वाला है, एग्जाम्पल से सबसे नंबर पूछने वाला टॉपिक है, तो आपका क्या है, टाइम एंड टेंस। तो आपका टेंस हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसमें आपको ऐड करना है क्या, टाइम। तो क्या बन जाएगा, टेंस एंड टाइम, जिसको कहते हैं टाइम एंड टेंस। तो कल का क्लास आपका और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। तो इस तरह से आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अब तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कम से कम सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा डेली का नोटिफिकेशन जो है, जो डेली का लाइव क्लासेस है वो आपको मिल सके। साथ ही साथ अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो ना टेलीग्राम से मैसेज कर रहे हैं, ना कमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली आप डील करें और मेरे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करें। जब तक के लिए दैट्स अ ऑल एंड थैंक यू, गुड लक।